बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री FBSC बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2025। और स्टूडेंट्स, आज हम 2018 का सेकंड पेपर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1, जस्टिफाई दैट द NaCl is a non-conductor in solid but is conductor in molten state, whereas aluminum chloride is a non-conductor in solid as well as in the molten state। अब ये बहुत ही ईजी है क्योंकि NaCl जो है वो सॉलिड में उसके पास आइंस नहीं होते टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन मोल्टन में वो आइंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई मोल्टन स्टेट में ये कंडक्टर होता है। और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो दोनों यानी सॉलिड और मोल्टन स्टेट में इसके पास ना फ्री आइंस होते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई ये दोनों स्टेट्स में नॉन कंडक्टर रहेगा। तो अब देख लें आपने इसको लिखना कैसे है। NaCl is a non-conductor in solid state because its ions are fixed in the lattice and cannot move, but it becomes conductor in the molten state as the ions are free to move and carry the charge. Aluminum chloride, however, remains as a non-conductor in both solid and molten states because in the molten state it dimerizes into Al2Cl6 molecule, which lack mobile ions and electrons for the conduction. अब आपने ये डाइमर बनाना भी है कि मोल्टन स्टेट में इसके पास ये आइंस नहीं आते। जब हम इसको मोल्टन स्टेट में करते हैं, ठीक है, इसको हीट करते हैं तो टू मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर डाइमर बना देते हैं। ठीक है, अब डाइमर में ये यहाँ पर देखें, ये जो क्लोरीन है ना मिड में, ठीक है, इन्होंने अपना एक एक लॉन पेयर डोनेट किया हुआ है टुवर्ड्स एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर आपको इनके टू लॉन पेयर्स नज़र आ रहे हैं, बाकी सब में थ्री लॉन पेयर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ द डाइमर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ अ नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड अ सुपर ऑक्साइड विद वाटर। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने थोड़ा सा ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है कि ये हमने नॉर्मल पर या सुपर ऑक्साइड्स किसकी बात करें। तो हमने जो फर्स्ट 1A ग्रुप है ना, ठीक है, उसके ऑक्साइड्स हमने पढ़े थे। ठीक है, अगर आप अपनी बुक में देखें पेज नंबर 23 पर। ठीक है, यानी जो ग्रुप 1 मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और ऑक्साइड्स बनाती हैं। और फिर ऑक्साइड्स के भी हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे कि वो 3 तरह के ऑक्साइड्स बना सकती हैं, नॉर्मल, पर और सुपर ऑक्साइड्स। और फिर फर्दर उन ऑक्साइड्स का नेचर देखा था। ठीक है, तो उसका रिएक्शन देखा था विद वाटर, ठीक है, एसिड्स या यानी बेसिस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ना आपको प्रॉपर सिर्फ इक्वेशंस लिखवाई हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता तो आप पहले प्रॉपर इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद जो स्टेटमेंट होगी ना वो आप खुद लिखेंगे। स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखी हुई, क्योंकि जो इक्वेशंस में हो रहा है ना बस वो आपने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देनी है। ठीक है, एक लाइन में आपने लिख देना है। ठीक है, वो क्या लिखेंगे अब आप, जैसे कि सबसे पहले हमने रिएक्शंस ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड्स विद द वाटर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया कि जो नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं दे रिएक्ट विद द वाटर, ठीक है, एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, ये आप लिख दें। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे कि नॉर्मल ऑक्साइड्स ऐसे, नॉर्मल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर, क्योंकि जो इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा है आपने वही करना है। ठीक है, रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, ये लिखने का मकसद ये है कि अब आपको पता चल जाए कि स्टेटमेंट जो है वो आपने इन क्वेश्चंस में लिखनी है। ठीक है, लेकिन खुद से इक्वेशन को देखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है आपने हेडिंग देनी है रिएक्शंस ऑफ पर ऑक्साइड्स विद द वाटर। अब यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, अब आपको नज़र आ रहा है कि जो ये पर ऑक्साइड्स हैं, पर ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद द वाटर and form metal hydroxides and hydrogen peroxide, and these reactions are highly exothermic and so the reactions are done in the ice cold water। ठीक है, ये सिंपल मैंने इसमें ये जो बोला है आपको बोल के बताया वो मैंने इक्वेशन को देख के बोला है। ठीक है, यानी peroxides react with metal peroxides react with the water to form metal hydroxides and hydrogen peroxide, and these are highly exothermic reactions, so the reaction is done in the ice cold water। ठीक है, इक्वेशन भी आपने लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने ये एक जो है वो लाइन लिखनी है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज हाइड्रोजन peroxide डिकम्पोजेज टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन। ये देखें। ठीक है,
फिर आपका नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ सुपर ऑक्साइड्स विद वाटर। अब इसमें भी आपने ये करना है, ठीक है। सुपर ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन, एंड दीज रिएक्शंस आर आल्सो हाईली एक्सोथर्मिक। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोजेज टू फॉर्म द वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। जो नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं उनमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नॉर्मल ऑक्साइड्स में -2 होती है, पर ऑक्साइड्स में -1 होती है, और जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं उसमें -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होती है और 2 के ऊपर क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी अभी मेटल है ना ये हमारे पास, यानी हमारे पास ग्रुप 1 मेटल है तो इसके ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो ऑक्सीजन के ऊपर -1 हो जाएगी। अब -1 2 ऑक्सीजन के ऊपर है तो इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 है। तो इनको आपने इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द 2 एडवांटेजेस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिडॉक्स टाइट्रेशंस। वैसे तो प्रॉपरली आपकी बुक में यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट के एज अ मतलब 2 एडवांटेजेस नहीं लिखे हुए, ठीक है। लेकिन जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्वेश्चन आ सकता है कि वो ये आ सकता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, और वो डिफरेंट आगे रिएक्शंस करके ऑक्सीडेशन शो करता है। जैसे कि potassium dichromate solution acidified with dilute sulfuric acid is commonly used as oxidizing agent and it reduces itself and oxidizes other substances, ठीक है। जैसे कि ये आपकी बुक में इक्वेशन है कि डाइक्रोमेट जो है वो क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो अपनी रिडक्शन कर रहा है और अदर सब्सटेंसेस जिसके साथ हम इनको रिएक्ट करवाएंगे उनको ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन पूछी जा सकती है, ये आपने करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं आपको यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की इक्वेशंस तैयार करवा रही हूँ, ठीक है, कि अगर यानी ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक कैसे करेगा ये। जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन फ्रॉम 0 to +2 एंड क्रोमियम अंडरगो रिडक्शन फ्रॉम +6 to +3। तो ये इक्वेशन आपने लिखनी है, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखें, ये ऑरेंज कलर का था डाइक्रोमेट और ये क्रोमियम +3 में चला गया ग्रीन कलर का, ठीक है। और जिंक यहाँ पर देखें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पे +2 में चला गया, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन आपने याद करनी है। फिर आपके पास आ जाता है जो क्रोमियम +3 है वो फर्दर जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, उसको 0 से +2 में अगेन लेके जाएगा और खुद जो है वो +3 से +2 में, ग्रीन से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये ऑक्सैलिक एसिड की ऑक्सीडेशन कर सकता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेज ऑक्सैलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ फ्रॉम +6 to +3 इन द क्रोमियम सल्फेट, ठीक है। यानी यहाँ पे +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट थी और क्रोमियम सल्फेट में +3 हो गई है, ठीक है। और ऑक्सैलिक एसिड को ये जो है वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं टू लाइक कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक हो गया। ये भी बैलेंस इक्वेशन आपने याद करनी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ मोहर सॉल्ट। अब मोहर सॉल्ट जो है ना वो इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट विद 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, इनको कहते हैं हम मोहर सॉल्ट, ठीक है। FeSO4 विद अमोनियम सल्फेट, ठीक है, और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये हमारे पास मोहर सॉल्ट हो जाएगा। और ये हम कह रहे हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन जो है वो मोहर सॉल्ट की ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। तो ऊपर हमने लिखा मोहर सॉल्ट इज अ डबल सॉल्ट, ठीक है। और एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेज आयरन ऑफ द मोहर सॉल्ट एंड यानी आयरन ऑफ द मोहर सॉल्ट अगर हम देखें तो वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है फेरस सल्फेट में, एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, और अपने आप को वो +6 से रिड्यूस कर रहा है +3 में इन द क्रोमियम सल्फेट, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपने इनको अगर एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे कि अब ये देखें, अब ये हमारे पास जो मोहर सॉल्ट है उसमें अमोनियम सल्फेट है ना, ठीक है, तो वो टूट के अलग से अमोनियम सल्फेट भी बनाएगा। फेरस सल्फेट है FeSO, यानी यहाँ पर FeSO4 है ना फेरस सल्फेट, तो ये फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम का भी सल्फेट बन रहा है, और यहाँ पर क्रोमियम है और क्रोमियम का भी सल्फेट बन रहा है, ठीक है। बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं 43, ठीक है। तो ये जो है वो आप 2 दफ़ा इसको लिखेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर ये था सारा, और बेसिकली वैसे इसके 2 एडवांटेजेस ये हैं कि इट इज़ यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन और ये स्टेबल होता है इन एसिडिक कंडीशंस, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट अमोनिया एक्ट्स एज अ बेस एज वेल एज लिगेंड इन इट्स रिएक्शन विद द एक्वस कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये हमारे पास जब ये लिगेंड एक्ट करेगा ना, अमोनिया जब लिगेंड एक्ट करेगा तो वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और जब ये एज अ यानी बेस एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, वाटर में से ना प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और उन वाटर मॉलिक्यूल्स को OH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसको हमने सिंपली इस तरह से करना है, अमोनिया एज अ बेस। ठीक है, when few drops of aqueous ammonia is added it acts as a base, यानी वो कहना है कि अगर आप थोड़ा सा अमोनिया डालेंगे तो वो एज अ बेस एक्ट करेगी, वो यानी जो वाटर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर उससे ना वो ले लेगी H लेके और उसको OH में कन्वर्ट करेगी। तो दो जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसा हुआ क्योंकि टू आपने अमोनिया के मतलब थोड़े से अमोनिया डाला ना, तो यहाँ पर 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आए हैं। ठीक है, और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स देखिए, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स उसी तरीके से और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स OH में कन्वर्ट हो गए हैं, बाकी अमोनियम आइन बन गए। ठीक है, ये सोल्यूशन जो कलर वगैरह है वो आपने ज़रूर जो है मेंशन करना है। ब्लू सोल्यूशन ब्लू प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और फिर अगर हम एक्सेस अमोनिया डाल देंगे ना, अब ये देखें 2 की जगह 4 हो गया, व्हेन एन एक्सेस अमोनिया इज एडेड, तो अमोनिया जो है वो लिगेंड एक्ट करता है फिर। तो जो ब्लू प्रेसिपिटेट्स हैं, पीछे हमने कहा था ना कि ब्लू प्रेसिपिटेट्स बन गए, वो ब्लू प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो जाते हैं एंड डी ब्लू सोल्यूशन ऑफ यानी बन जाता है टेट्रा अमाइन कॉपर 2 आइन इज फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा का सारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर आ गए हैं और ये 4 अमोनिया जो है वो कॉपर के साथ अटैच हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द 3 मेजर बायोकेमिकल रोल्स प्लेड बाय द लिपिड्स इन ह्यूमन बॉडी। Lipids play 3 major biochemical roles as a storage form for metabolic energy, triglycerides। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर लिपिड्स जो हैं वो कैसे एक्ट करें, एज अ स्टोरेज किसके लिए, मेटाबॉलिक एनर्जी के लिए ये मतलब बना रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में ये एज अ स्टोरेज फॉर्म एक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एज अ कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन्स, यानी ये यानी जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा होगा कि मेम्ब्रेन्स में भी लिपिड्स जो हैं वो होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। फिर आपके पास आ जाता है एज अ मैसेंजर, तो एज अ प्रोस्टाग्लैंड्स एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स ये मैसेंजर का काम करते हैं, मीन्स के मैसेज को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या एक्सप्लेनेशन है इसकी, अ मेजर रोल ऑफ लिपिड्स इन न्यूट्रिशन इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी सिंस अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स। ठीक है, ऑल प्रोवाइड अबाउट 9 कैलोरीज पर ग्राम कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो कि हमें 4 कैलोरीज पर ग्राम प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इवन दो इट इज़ हाई इन कैलोरी, फैट डज नॉट नेसेसरली कॉज वेट गेन इफ़ वी मॉनिटर ओवर टोटल इनटेक। ठीक है, यानी ये बहुत ज़्यादा कैलोरीज वाला होता है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि ये यानी वेट गेन में हेल्प नहीं करेगा अगर हम नॉर्मल रूटीन में इसको लेते रहें लिपिड्स को। ठीक है, our body also needs fats from our diet to be able to absorb and use fat soluble essential nutrients such as vitamin A, D and K। अब कभी कभी जैसे हम कहते हैं ना कि हम अपनी डाइट में विटामिन्स ले रहे हैं, ठीक है, विटामिन A, D या E ले रहे हैं, ठीक है, और वो फैट सॉल्युबल है। ठीक है, तो अगर हम कोई ऐसी फैट्स वाली कोई चीज़, ऑयली चीज़ ले नहीं रहे, ठीक है, तो मतलब जैसे लिपिड्स वगैरह जो फैट्स या ऑयल्स की फॉर्म में होते हैं, तो वो ले नहीं रहे, तो ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे, ये एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, हमने खाई इनटेक लिया और ये बॉडी से आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए इन विटामिन्स को एब्जॉर्ब करवाने के लिए हमें अपनी डाइट में फिर इन फैट्स को जो है वो लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये एंजाइम्स वाला तो पूरा का पूरा एज इट इज़ रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेट्राइथाइल लेड इन मिनिमाइजिंग द एयर पोल्यूशन। ठीक है, टेट्राइथाइल लेड क्या करता है, हम उसको पेट्रोल में ऐड करते हैं ताकि जो है वो उसकी पेट्रोल की क्वालिटी इंप्रूव हो। ठीक है, टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी एंड हेंस एनेबल इट टू बर्न मोर कम्प्लीटली। ठीक है, तो अब होता क्या है
कि ड्यू टू दिस एयर पोल्यूशन इज़ मिनिमाइज्ड। अब एयर पोल्यूशन तो मिनिमाइज हो गई है, लेकिन खुद से इसके भी ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, क्योंकि जब ये इन्वायरमेंट में जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करता है। कैसे? लेड वेपर्स पॉल्यूट द एयर एंड लेड ऑक्साइड डिपॉजिट्स इन द वॉल्स ऑफ द इंजन, और वो इंजन को करोड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है उसकी वॉल्स के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल या व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, आपने ऑलरेडी इसको प्रिपेयर कर लिया क्वेश्चन को, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज TMS, टेट्रामिथाइल साइलेन, व्हाई इट इज यूज्ड इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाउ इट इज रिलेटेड टू द केमिकल शिफ्ट। अब ये यहाँ पर देखें कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी TMS या टेट्रामिथाइल साइलेन, जिसको हम SiCH3 4 की फॉर्म में लिखते हैं, इज मिक्सड विद अ सैंपल टू एक्ट एज अ रेफरेंस सैंपल, ठीक है। यानी अगर हमारे पास ये पूरा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है और यहाँ से हम इस पे रेडिएशंस फॉल करवाते हैं, यहाँ पे डिटेक्टर है, कुछ भी रिजल्ट्स आते हैं, हमें स्पेक्ट्रास मिलते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो सैंपल के अंदर ना TMS को ऐड करके, यानी सैंपल प्लस TMS, ठीक है, उसको ऐड करके हम जो है वो पहले लेंगे, और हमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसमें एक लॉन्गेस्ट जो पीक होगी वो TMS की होगी, ठीक है, और उसको हम एज अ रेफरेंस सैंपल ट्रीट करेंगे। और फिर है इन TMS ऑल द 12 प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट एंड प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। यानी अब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास तमाम जो प्रोटॉन्स है ना, अगर हम इसको ड्रॉ करें सिलिकॉन के साथ ऐसे, तमाम प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि सिलिकॉन से सेम डिस्टेंस पर हैं, तो ये डिफरेंट नेचर के नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे करके लिखूं CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे OH लिखूं, अब ऑक्सीजन जो है ना इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ अगर करता है इस हाइड्रोजन से, तो ये इसके बहुत ज़्यादा करीब है, ये थोड़ा दूर है और ये थोड़ा दूर है। तो अब क्या होता है कि जो ये वाले प्रोटॉन्स हैं ये डिफरेंट नेचर के हैं, ये वाले प्रोटॉन्स डिफरेंट नेचर के हैं, ये वाले प्रोटॉन्स डिफरेंट नेचर के हैं, और ये जो है वो बिल्कुल ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो 4 जो है हाइड्रोजन्स की पीक्स हमें NMR में नज़र आएंगी, लेकिन इसके लिए इन तमाम 12 प्रोटॉन्स के लिए NMR में सिर्फ एक ही पीक नज़र आएगी, क्योंकि सब एक ही तरह के हैं, सेम डिस्टेंस पर हैं फ्रॉम द सिलिकॉन, ठीक है। तो हम इसलिए इनको इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहेंगे, और ये एक जब 12 इन नंबर हैं तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग फील्ड पीक जो है वो वहाँ पे शो करते हैं, क्योंकि इनका कंबाइंड इफेक्ट होता है 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का, और प्रोड्यूस अ पीक एट यहाँ पर हमारे पास म्यू इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास केमिकल शिफ्ट का जो है वो साइन है, ठीक है। इस पे 0 पे जो हमें बहुत लॉन्ग सी पीक नज़र आती है, ठीक है, स्पेक्ट्रम में अगर देखें तो वो हमारे पास TMS के जो हाइड्रोजन्स हैं उनकी पीक होती है, ठीक है। तो उसको हम एज अ 0 रेफरेंस जो है वो कंसिडर करते हैं, और फिर हम बाकी जो भी हमारा सैंपल होगा तो हम देखेंगे कि वो उसकी जैसे सैंपल है उस सैंपल की पीक जो है वो इस 0 रेफरेंस से, ये TMS के रेफरेंस से कितनी दूर है, ये थोड़ी दूर है या ज़्यादा दूर है या और ज़्यादा दूर है, कितनी ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो इसलिए ये एज अ स्टैंडर्ड यूज़ होता है। TMS इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड बिकॉज इट्स प्रोटॉन्स आर हाईली शील्डेड। अब यहाँ पर एक बात यूज हुई है शील्डेड, ठीक है। अब शील्डेड और नॉन शील्डेड का क्या मतलब है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर यहाँ पर मेथानोल प्रेजेंट है, ठीक है, और मेथानोल में क्या होता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ करेगा ना इस हाइड्रोजन से भी, इससे भी, और इस तरह से ये इफेक्ट आगे भी जाएगा। तो अब जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम होता है ना उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब कोई और इससे इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ करने लग जाएगा तो ये इसमें इसके आसपास से इलेक्ट्रॉन्स हट जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हट जाएंगे तो ये डी शील्ड हो जाएगा, हो जाएगा, यानी इसकी प्रोटेक्शन हट गई है। जो इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे वो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो भी एलिमेंट करीब है उसकी वजह से उसने अट्रैक्ट कर लिए हैं, तो ये डी शील्ड हो गया, ठीक है। लेकिन सिलिकॉन यहाँ पर आप कह लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्ट नहीं कर रहा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये इनसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो विड्रॉ नहीं करता, ठीक है। तो उसके जो हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ही रहते हैं, हर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स उसके पास रहते हैं और वो हाईली शील्डेड एक्ट करते हैं, ठीक है, रिजल्टिंग इन अ डिस्टिंक्ट एंड इजीली डिटेक्टेबल सिग्नल एट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। फिर है कि द केमिकल शिफ्ट ऑफ TMS इज ऑर्बिट्रेरीली डिफाइंड एज 0 ppm serving as the reference point for all the other chemical shifts. The chemical shifts of other compounds are then measured relative to the TMS signal
विद वैल्यूज एक्सप्रेस्ड इन द ppm पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, यानी उसको हम एज अ रेफरेंस देखते हैं और दूसरे कंपाउंड्स को हम कंपेयर करते हैं कि ये इससे कितनी दूर है, उस लिहाज से हमें नेचर ऑफ द हाइड्रोजन आइंस इन दैट सैंपल जो है वो पता चलती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने सेक्शन बी को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सी को डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी अता फरमाए और आसानी तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।